आज सेकंड लेक्चर है एविडेंस का, और मैं बस कुर्सी को हटा देता हूँ, बैठने का काम खत्म हो गया है। अब चाहिए एक्टिवनेस और फुर्ती वाला काम। एविडेंस लेट में पढ़ेंगे ना, ताकि बोरिंग ना हो, वरना इस टाइम तक एक्सरसाइज तो बोर कर देता है। देखिए देखिए, दो तरह के लॉ होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। अब मैं सिविल लॉ की बात करूं, इधर आ जाता है अपना सीपीसी और इधर आ जाता है क्रिमिनल की। अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आ जाता है सर सीआरपीसी, आईपीसी। ठीक है, इन सबके जो ट्रायल होंगे वो किससे होंगे सर? अपने, अरे सर इनका ट्रायल होगा ना, विचारण, कैसे होगा? एविडेंसेस से होगा, और एविडेंसेस ही दिए जाएंगे। अब मानते हैं हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मान लीजिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग सबसे पहले क्या होती है? सब क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कहां से होती है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरुआत होती है एफआईआर से। 161 के बयान, 164 के बयान अगर है तो पुलिस रिपोर्ट। ये जो स्टेज है सर, इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर इसको? अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। जब तक चार्जशीट फाइल हुई, पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई 173(2) में, तब तक क्या है सर? इन्वेस्टिगेशन। आगे की स्टेज सुनिए, इन्वेस्टिगेशन खत्म, यहां पे ले लिया सर कॉग्निजेंस, संज्ञान। और संज्ञान होने के बाद में अपना सर, जैसे संज्ञान हुआ यहां पे, अगर मामला अक्यूटल वहां पे कमिटल करना है, दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना है। अब मान लीजिए मर्डर हुआ है, तो आप तो ट्रायल करेंगे नहीं, क्योंकि आप तो मजिस्ट्रेट हैं। तो आप क्या करोगे? उस मैटर को भेजोगे कोर्ट ऑफ सेशन में। आपने 209 में भेज दिया, यहां पे होंगे सर चार्ज फ्रेम, चार्ज फ्रेम हो गए। उसके बाद में ये इन्वेस्टिगेशन है, यहां से क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं IIT। क्या बोलते हैं? IIT। जब भी कोई प्रोसीडिंग्स को जिसको फास्ट करना है, फास्ट इन द सेंस, मान लीजिए कोई प्रोसीडिंग है, कोई प्रक्रिया है जिसमें आप चाहते हैं स्पीडी ट्रायल करना, तो समझ लेना फिर इसमें जो बीच का आई होता है ना, ये इसको हटा देते हैं। फिर वो काम क्या होता है ना, ऑफेंस हुआ, चार्जशीट फाइल हुई, विद इन ए डे, विद इन ए डे और विद इन सेकेंड डे, नेक्स्ट डे, एंड टू एंड वो सीधा ट्रायल पे स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कहते हैं ना स्पीडी ट्रायल चल रही है। बहुत सारे केसेस में होता है, पॉक्सो में होता है, तो उसमें इतना समय नहीं गवाते बीच में, इस बीच वाले टाइम पीरियड को निकाल देते हैं। और ये जो स्टेज होती है ना सर, दूसरा पेन लेता हूं मैं, ये जो स्टेज है ना सर, ये इफ यू आर सीइंग दिस, चार्जशीट फाइल होने के बाद और कॉग्निजेंस लेने के पहले, ये जो स्टेज है, दिस इज ए वेरी स्पेशल स्टेज। ना तो ये इंक्वायरी में जाती है, ना ये इन्वेस्टिगेशन में जाती है। सीआरपीसी है किसी के पास? सीआरपीसी नहीं है, ठीक है। यहां पे होता है कन्फेशन दर्ज। क्या होता है यहां पे? संस्वीकृति यहां आती है। दिखा दू प्रोविजन? डायरेक्ट तो है नहीं, लेकिन ऐसे भी दिखा सकते हैं अपन ऑनलाइन। अरे डिजिटल बोर्ड का जमाना है सर, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कर दिया है, जेब काट काट के। टैक्स स्लैब्स को थोड़ा कम करना चाहिए,
देखिए गवर्नमेंट जो है वो तो अच्छी बात है, द टैक्स रिजीम शुड डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, उनको देश चलाना है। अरे सर अगर देश चलाना है, अगर मान लीजिए क्लास चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं इम्पोज करूंगा कि कितना टैक्सेस होना चाहिए। थोड़ा मिडिल क्लास को ग्रो करना चाहिए, ग्रो करने देना चाहिए। फिर क्या होता है ना, फिर आदमी फिर जुगाड़ देखता है कि टैक्स कैसे बचे, और फिर टैक्स इवेजन होता है, उससे कर चोरी होती है फिर उससे। हम तो क्या कर चुराएंगे, हमारे तो बेचारे बच्चे गिनती के बच्चे, मुंह पे सारे बच्चों के नाम है, हम क्या टैक्स चुराएंगे। लेकिन काफी करते हैं, फिर वो गलत है ना। फिर वो बात, आप देश में कंट्रीब्यूट, जैसे मान लीजिए मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरी इच्छा है देश में कंट्रीब्यूट करने की, लेकिन गवर्नमेंट की इच्छा नहीं ना कि मेरे पास मेरी जेब में 2 पैसा टिके, तो फिर मैं कंट्रीब्यूट करने के लिए क्यों फिर सोचूंगा ना दो पल के लिए कि क्या किया जाए, कैसे टैक्स बचाओ आप। फिर मैं अननेसेसरी लोन लूंगा, और लोन में जाके 80 BSc में जाके कुछ टैक्स में छूट डिबेट के लिए कुछ लगा रहा हूँ, तो लगाते हैं लोन। तभी तो पूछ रहा था, लोन पे लिया होगा ना, लेते ना तो क्यों नहीं लिया। देखिए लोन वोन लेते हैं तो थोड़ा सा बच जाता है पैसा। मैं तो सोच रहा हूँ फोन लोन पे ले लूं अब। देखिए अब ये जो प्रोविजन बता रहा हूं मैं आपको, समझिए इसको। any metropolitan magistrate or judicial magistrate, whether or not he has jurisdiction in these cases, record any confession or statement made to him, या तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कन्फेशन कर ले अंडर दिस चैप्टर, और अंडर एनी अदर लॉ, और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। कब तक कर सकता है? जब तक इंक्वायरी और ट्रायल शुरू ना हो, या तो इन्वेस्टिगेशन में कर ले, या जब इंक्वायरी और ट्रायल शुरू ना हो तब तक वो क्या कर सकता है सर? कन्फेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन या तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में कर ले, या फिर इंक्वायरी और ट्रायल शुरू ना हो उसके पहले कर ले। इंक्वायरी कब शुरू होगी? जब कॉग्निजेंस लेगा। तो बीच की कुछ स्टेज है ना ये, दिस इज वेरी रिलेवेंट टाइम पीरियड। एविडेंस का जो पूरा टाइम है वो पूरा स्टार्ट होता है ट्रायल से, यहां से एविडेंस स्टार्ट होता है। इसके पहले का रूल सीआरपीसी का है, जहां से ट्रायल स्टार्ट है वहां से किसका रूल आ जाता है? एविडेंस का। और एविडेंस यहां से अपना काम करता है, बाकी फिर किसी की नहीं चलती। एविडेंस अपना काम करेगा, एविडेंस काम करेगा आइदर विद, एविडेंस काम करेगा, एविडेंस लो जो उसके बाद काम करेंगे आइदर विद सीआरपीसी या फिर सीपीसी, मिलके काम करेंगे। जैसे मान लीजिए सर ये ए है, क्या हो गया? संज्ञान जी, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? पूछिए ना मुझसे, उनको भी पूछ रहे हैं, वो जज है। हाँ शीतल आप बताओ क्या होता है? शीतल क्या होता है? संज्ञान क्या होता है? आप बताइए, आप बताइए। अरे कोई जुडिशियल माइंड वाली बात ही नहीं करता है। अरे तो आप लोग लो के बच्चे हैं, लो वाले, आप लो के छात्र हैं। कॉग्निजेंस मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट को ये असर्टेन करना है, मजिस्ट्रेट को ये निश्चित करना है चार्जशीट को देख के कि कोई मामला बन भी रहा है नहीं बन रहा है। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें इसमें चार्जशीट लगे लेकिन मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया कॉग्निजेंस लेने से, कई मामले ऐसे होते हैं। तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है, संज्ञान का मतलब ये होता है कि आपको अपना जुडिशियल माइंड लगाना है, आपको अपनी जो विधिक बुद्धि है, विधिक मेधा, उसको इस्तेमाल करना है और उसको असर्टेन करना है कि कोई मैटर बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया तो क्या लगाते हैं फिर? प्रोटेस्ट पिटीशन। लगती नहीं लगती प्रोटेस्ट पिटीशन? तो मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? अब पढ़ेंगे सीआरपीसी में, लेकिन अभी सिर्फ कॉग्निजेंस का मतलब है। तो फिर सीपीसी में क्या समझ में आता होगा? सेक्शन 9 में वहां पे तो कॉग्निजेंस वर्ड यूज हो रखा है। आइदर देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड लिखा तो है उसमें, फिर क्या समझ में आएगा वहां पे? संज्ञान वही तो चीज है, आपको जुडिशियल माइंड लगाना है अपना। कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड नहीं लगाएगा अगर सिविल कोर्ट के बाहर की कोई चीज होगी तो, यही तो वो बात बोल रहा है।
फैमिली लॉ वाला मैटर है, अब जुडिशियल माइंड लगाओगे नहीं लगाओगे कि मेरे फैमिली का मैटर है, तो संज्ञान नहीं लेगा कोर्ट, क्योंकि एक्सप्रेसली बार्ड है। तो सीबीसी में क्या कर रहे हो फिर तुम इतने साल टाइम से, 10-15 क्लास हो गए। सीपीसी और अरे एक ही तो बात होगी ना, कॉग्निजेंस तो एक ही होगा ना। कॉग्निजेंस का सिंपल मतलब whether you should have applied your judicial mind or not। एक केस है, केस का नाम याद मेरे को आ नहीं रहा, ऊपर कॉपी पड़ी होगी उसमें है, कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस की डेफिनेशन बताई है कि व्हाट इज कॉग्निजेंस। अभी मैं इस डिटेल में नहीं जान चाहता, मैंने एविडेंस पढ़ो यार, 40-50 क्लास वैसे लोड किए इसे, पढ़िए और सुनिए। मान लीजिए ए एक नाम का एक आदमी है, इसको कोई सुबह 10:30 बजे अजमेरी गेट पे शॉट डाउन कर देता है सर, कोई गोली मार देता है और इसकी हत्या कर देता है। पुलिस वाले घर वालों से बात करते हैं और घर वाले शक दिखाते हैं किस पे, बी के ऊपर। ठीक है, बी बोलता है कि सर सुबह 8 बजे जोधपुर, सुबह 8 बजे जोधपुर में मैं था और ये मेरी कार की, ये मैं टोल टैक्स से निकल रहा हूं, ये मेरी कार की स्लिप, मैं तो जोधपुर में ही था सर। या फिर मान लीजिए इसके पास कोई सबूत नहीं है देने के लिए, तो ये क्या बोलेगा कि मैं देवाशीष के साथ था। तो आपने दो चीजों से किसी भी तथ्य को साबित किया, आइदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और ओरल एविडेंसेस, या तो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आप साबित किया है या फिर मौखिक साक्ष्य के रूप में आपने साबित किया है। दस्तावेज भी दो तरह के होते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन आपको कोई भी चीज साबित करनी है कोर्ट के अंदर तो दो चीजों से आप साबित कर सकते हो, या तो आप ओरली साबित करोगे या फिर रिटर्न में साबित करोगे उस चीज को। ओरली कैसे करोगे, विटनेस के रूप में, साक्षी के रूप में, और जो कोर्ट में वो चीज होगी, साक्षी जो होगा वो भी साबित करेगा। ठीक है, मान लीजिए जब इस ए को मारा गया, ए के पास में कुछ लोग थे, इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ बी तो वहां था। अरे हो सकता है सर कार कोई और ही चला रहा हो और टोल की पर्ची किसी और की कट रही हो। इसका क्या मतलब है कि आपकी मोबाइल की लोकेशन अगर वहां आ रही है, इसका मतलब ये प्रूफ थोड़ी ना है कि आप भी वहीं थे। हो सकता है क्या, लेकिन ज्यादा रिलायबल क्या है, डॉक्यूमेंट्री या आई विटनेस? अरे एक के साथ में एक आदमी, उसने डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया आई विटनेस ने, तो ज्यादा रिलायबल क्या है, उसकी टोल की पर्ची या फिर आई विटनेस? एविडेंस पे कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं लगता है। कहीं कहीं पे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को वेटेज देते हैं जहां सिविल का मामला आता है। जहां जहां पे क्रिमिनल मैटर है तो फिर सोल आई विटनेस हो गया या आई विटनेस हो गया, उसकी टेस्टिमनी पे ज्यादा वेटेज होता है। यही बात ध्यान रखिए। आजकल के क्राइम जो भी डिटेक्ट होते हैं वो सब फोन से डिटेक्ट होते हैं, मोबाइल की लाइव लोकेशन से क्राइम डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग कौन से पेन से लिख रहे थे, व्हाइट से? नहीं ठीक है, मान लीजिए ए और बी बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े होके कि यार चेकिंग चल रही है पुलिस की सख्त चेकिंग चल रही है, मुश्किल है आज तो बच पाना। यहाँ पे एक सी खड़ा है जो दिन भर से 50 लोगों का बटुआ मार के बैठा है, दिन भर से 50 लोगों का बटुआ मार के बैठा है। यहाँ पे सी सुनता है इनकी बात, और ये सी ये बात सुनते भागने लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, इस एक्ट को ऐसे बनाया गया है कि आपके एक्शंस, आपके कंडक्ट भी चीजों को रिलेवेंट बनाते हैं। समझ में आई बात? चलिए सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 से शुरू किया जाए, वो सब सेक्शन 1 में हो जाएगा ना, सब हो जाएगा, वो लिखिए बस। दिस एक्ट इन्फोर्स्ड ऑन
This Indian Evidence Act enforced on this Indian Evidence Act enforced on this Indian Evidence Act enforced on 1st September 1st September 1st September 1872। ये अधिनियम लागू हुआ 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 ये अधिनियम लागू हुआ 1 सितंबर 1872। आगे लिखिए, दिस एक्ट इनेक्टेड ऑन 15 मार्च 1872, 15 मार्च 1872। राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई 15 मार्च 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जनक के रूप में बहुत डिटेल में नोट्स लिखवाऊंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जनक के रूप में जाना जाता है सर जेम्स फिट्ज स्टीफन को। The father of Indian Evidence Act is considered to be Sir James Fitz Stephen। सर जेम्स फिट्ज स्टीफन, इनको क्या मानते हैं सर? फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट जब बना तो थोड़ा सा एविडेंस एक्ट का इतिहास भी लिखते हैं, ठीक है ना सर? लिखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए, ये नोट्स अलग होंगे आपके फाउंडेशन वाले से, उसमें हम यहां से स्टार्ट नहीं करते हिस्ट्री से। सब फाउंडेशन वाला जो बैच होगा ना, उसमें अलग होता है। अब एक ही एक्ट को 4 तरीके से पढ़ा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, कभी रिवर्स गेयर डाल के पढ़ते हैं और कभी सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है। तुम लोग को जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ा दूंगा मैं। अभी मेरा टारगेट 40 से 50 क्लासेस का है, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है सर? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इतिहास। सर कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या इतिहास है इंडियन एविडेंस का? प्रेसिडेंसी टाउन, प्रेसिडेंसी टाउन को प्रेसिडेंसी टाउन ही लिख लीजिए आप भी। प्रेसिडेंसी टाउन को प्रेसिडेंसी टाउन ही लिख लीजिए। और इधर क्या था सर? प्रोविंशियल एरिया। सीबीसी में जो ये है प्रेसिडेंशियल और प्रोविंशियल, इनको तो ये का यही लिखा हुआ है या कुछ अलग लिखा हुआ है? ऑर्डर 50-51 में यही लिखा हुआ है ना, सेक्शन 7-8 में यही तो लिखा हुआ है, प्रोविडेंसी और प्रेसिडेंशियल। उसको हिंदी में थोड़ी लिखा हुआ है, फिर आप भी वही लिख लीजिए, ठीक है सर? क्या होते हैं दोनों, वो सुनिए सर। प्रेसिडेंसी टाउन वो होती थी जहां पे इंग्लिश लोगों का राज चलता था। क्या चलता था? इंग्लिश लोगों का राज चलता था, उनको ज्यादा लोगों से मतलब नहीं था। जैसे सूरत हो गया, बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया, मद्रास हो गया, ये सब प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करते थे। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। लेकिन बाद में धीरे धीरे लेटर ऑन चार्टर के साथ साथ और बढ़ते गए। प्रेसिडेंसी टाउन में मतलब अंग्रेजों की हुकूमत, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से काम करते थे और इक्विटी के साथ में कानून बनाते थे। कोई सेट फॉर्म ऑफ लॉ नहीं था उस टाइम पे, जब एविडेंस एक्ट आया उसके पहले। लेकिन जो प्रोविंशियल एरिया था, उसमें क्या होता था ना सर, लोग गवर्न होते थे पर्सनल लॉ से। लोगों का एक पर्सनल लॉ हुआ करता था उस टाइम पे, और पर्सनल लॉ में वो लोग गवर्न होते थे हिंदू लॉ से, मुस्लिम लॉ से। देखा जाए तो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के अंदर सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। जैसे मुस्लिम लॉ के अंदर शरीयत दिया हुआ है, और है ना, और शरीयत के अंदर ये बोला गया है, शरीयत के अंदर तो ये साफ बोला गया है कि हाथ काटो तो हाथ, पांव काटो तो पांव,
है ना। हिंदू लॉ में क्या होता था ना सर, हिंदू लॉ में अपने अलग व्यवस्था थी, पंचायत की व्यवस्था, उससे पूरा अपन राजा के सामने पेश करना, तो हिंदू लॉ अपना अलग काम करता था। जैसे अडोप्शन करना है तो हिंदू में अडोप्शन अलग से होता था, अपना उत्तराधिकार अलग से काम करता था। मुस्लिम में अलग से होता है, अपने यहाँ गिफ्ट विल अलग होती थी, उनके यहाँ अलग होती थी, पूरा सेम प्रोसीजर बना होता है। तो अपने यहाँ पे सर जो बेसिकली लॉ प्रिवेल होता था वो होता था पर्सनल लॉ। लिखिए इसमें प्रेसिडेंसी टाउन में, इसके अंतर्गत अंग्रेजी विधि लागू की गई थी, अंग्रेजी विधि लागू की गई थी जो कि साम्यता पर आधारित थी, जो कि साम्यता पर आधारित थी, जो कि साम्यता पर आधारित थी, आधारित थी, जो कि साम्यता पर आधारित थी। प्रोविंशियल एरिया में लिखिए, प्रोविंशियल एरिया में लिखिए कि इसमें ये बात लिखिए आप लोग, इसमें एक बात लिखिए, व्यक्तिगत कानून लागू किए गए थे, व्यक्तिगत कानून लागू किए गए थे, व्यक्तिगत कानून लागू किए गए थे, जैसे कि जैसे कि जैसे कि हिंदू विधि और मुस्लिम विधि, इंग्लिश में लिखेंगे प्लीज। Here in this part of presidency town, here in this part of the presidency town, here in this part of the presidency town, the law applies on the basis of equity. The law applies on the basis of equity. The laws applies on the basis of equity, and English law, the English law would have prevailed, and English law would have prevailed. English law would have prevailed. प्रोविंशियल एरिया में लिखिए, पर्सनल लॉज अप्लाइड इन प्रोविंशियल एरिया, पर्सनल लॉज अप्लाइड इन प्रोविंशियल एरिया, पर्सनल लॉज अप्लाइड इन प्रोविंशियल एरिया, अप्लाइड इन प्रोविंशियल एरिया। ठीक है सर? हाँ हाँ, इधर कस्टम्स के अकॉर्डिंग काम होता था, जो भी कस्टम होते थे, रीति रिवाज होते थे, उनसे काम होते थे। तो हिंदू लो मुस्लिम लो एग्जाम्पल लिख लो इसका। उस टाइम इतना डेवलप नहीं था स्कूल में, गुरुकुल का टाइम था। अरे बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, अभी गुरुकुल थे उस टाइम पे। स्कूल तो अंग्रेजों ने आके इनकी देन है पूरी। एजुकेशन सिस्टम जो भारत का है वो पूरी किसकी देन है? अंग्रेजी की। अंग्रेजी की क्या, अंग्रेजों की। थॉमस मकाउले का नाम सुना है आपने, जिसने आईपीसी बनाया? तो मकाउले को बहुत बदनाम किया जाता है देश में कि ये वो व्यवस्था लेके आए, स्कूलों की व्यवस्था कौन लेके आए थे? मकाउले। अब थॉमस मकाउले को इसलिए इन्होंने खराब नाम दिया हुआ है, लेकिन जनरली बात यह है कि साइंस तो पढ़नी चाहिए ना। ऐसी बात नहीं कि हमारे वैदिक विज्ञान में साइंस नहीं है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक नहीं है। इंडिया रिसर्च में क्यों पीछे है? कितने मिले हमें नोबेल बताओ, साइंस के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर? कहाँ मिले आप बताओ? उस टाइम मिलते थे, सीवी रमन, इन सबको मिले पुराने जमाने में। उस टाइम इसलिए मिले क्योंकि हम जो भी हमारे पास फैसिलिटी थी रिसर्च करने की, वो अंग्रेजों की देन थी। आजादी के बाद किसको मिला इंडिपेंडेंटली इंडिया में? नो वन मिला है। वो फॉरेन जाके किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया है, वो इक्विपमेंट वहां मिले हैं, तब जाके वहां जाके नोबेल मिला है। लिखने के मामले में मिला है, या फिर पीस में मिला है। कैलाश सत्यार्थी को बच्चों को रेस्क्यू करना, मलाला के साथ मिला था ना इनको नोबेल पीस। तो जनरली बात यह कि हम लोगों के साथ में बहुत सिस्टमेटिक नहीं था। अब नालंदा में अभी भी दुखी मना दे कि नालंदा में वो जल्दी नहीं, तो हमारे पास में आज 101 नए विषय होते तो ठीक है, लेकिन जो हैं उनको तो संभाले। नालंदा के 100 विषय का क्या करते? आप अपने वैदिक रिचुअल्स को जब एक कोर्स में नहीं ढाल पा रहे हैं तो वो फिर दिक्कत की बात है। अगर लैंग्वेज बेरे तो ट्रांसलेट करो बुक्स को। संस्कृत में तो आप उसको हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, जो भी लैंग्वेज में आप 100 में उसको कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो एजुकेशन दे रहे थे
वो एजुकेशन में बदलाव आवश्यक था। नहीं, वो लोग एजुकेटेड, देखिए अब इतिहास हमारे द्वारा नहीं लिखा गया है, हमारा इतिहास हमारे द्वारा नहीं लिखा गया है, हमारे द्वारा इतिहास नहीं लिखा गया है, इतिहास विजेता लिखते हैं। इसलिए उनको लगता होगा कि हमारा इतिहास कमजोर है, हमारा इतिहास बहुत अच्छा रहा है। और विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में शूश्रत जैसे लोग जिन्होंने सर्जरी करी, ये लोग बहुत आगे थे। लेकिन हमारी गलती क्या है इस जनरेशन की, कि उनके उनके ज्ञान पे ना तो हमने पेटेंट करवाया, क्या किया हमने, आप बताओ। आज अरस्तु को सब जानते हैं, चाणक्य को कितने लोग जानते हैं इंडिया के बाहर, जबकि अरस्तु तो हमारे इंडिया का भी नहीं है, है ना। उसको अरस्टोटल बोलते हैं, जबकि इंडिया का नाम क्या कर दिया उसका, अरस्तु। असली नाम क्या है उसका, अरिस्टोटल। तो बात यह कि एजुकेशन सिस्टम के मामले में कहीं भी इंडियन कमतर नहीं थे, लेकिन कमतर बन गए हैं इस वजह से, क्योंकि वो जो जनरेशन का टाइम था 1950-60 से लेकर जो दशक स्टार्ट हुए, हमें हमारी चीजों को सेलिब्रेट करना चाहिए था, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट करना चाहिए था। अतिथि देवो भव बोल के सब कुछ दे दिया अतिथियों को, पधारो हमारे देश बोल के सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ। कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं है, फालतू बातें। इंग्लैंड में हमने ही दिया हुआ है वो सोना जो आ रहा है, वो हमारा ही है। तो हमने लोन पे दिया, हमने लोन लिया था उनसे सोना गिरवी रख के। चलिए आगे आगे लिखिए यार, आगे लिखिए। सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया वो देखिए। अंग्रेजों ने क्या किया, दोनों को क्लब कर दिया, कंबाइन कर दिया। पहला इंडियन एविडेंस एक्ट आया, पहला इंडियन एविडेंस एक्ट आया सर। पहला भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया, एक नंबर 10/1825 सॉरी 35। दूसरा आया 1855। तीसरा आया सर 1872, जो अभी चल रहा है। अभी चल रहा है कि अभी भी खत्म हो गया। अब जो जो आया है वो सर कौन सा आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 23 है। 23 है वो, उसका नाम 23 ही रहेगा। इसका एक नंबर 10 था, इसका 2, इसका 1, और इसका क्या है सर एक नंबर, बीएनएस का एक नंबर क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये इतिहास है सर एविडेंस का। चलिए छोड़िए, बोरिंग पार्ट मैं पढ़ाना बंद करता हूँ, असली पार्ट में आते हैं हम लोग। हमारी क्लास में क्या अप्रोच रहने वाली है वो भी सुन लीजिए। हम लोग क्लास को डिस्कशन, हमारे लिए जो प्राइम रहेगा वो रहेगा क्लास डिस्कशन, हमारे नोट्स, लेटेस्ट केस लॉज, एक नंबर जो भी नया है ना, उसका एक्ट नंबर 45 है 2023 का। भारतीय न्याय नहीं है, साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। चलिए लेटेस्ट केस लॉ को पढ़ने और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ने। आप लोग भी सर अपनी थोड़ी नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आपको लेटेस्ट केस लॉ पढ़ने हैं खुद से तो प्लीज लाइव लॉ पे जाइए, और कहाँ जाइए सर, बार एंड बेंच पे जाइए। 47 है, अरे आप जैसा कहेंगे वैसा मान लेंगे हम। स्पष्ट कहा करो, अगर सही हो तो। आप सही है तो बिल्कुल सब, फिर तो 1000 की भीड़ में कहिए। आप गलत है, आपको लगता है कि कुछ है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। सही है तो फिर 1000 की भीड़ में आपकी आवाज आनी चाहिए। चलिए इसमें कौन कौन सी बुक्स मैं आपको रेफर करता हूँ, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए आपको इसमें। देखिए इसमें सारथी पढ़नी चाहिए, बटुकलाल भी ठीक बुक है समहाउ, ज्यादा डिटेल के लिए नहीं है बटुकलाल। बटुकलाल भी ठीक है, अवतार सिंह ठीक है। बुक्स एविडेंस की, अवतार सिंह भी आप पढ़ सकते हैं इसमें, बटुकलाल पढ़ सकते हैं, अवतार सिंह पढ़ सकते हैं। एक जस्टिस मुनीर की
जस्टिस मुनीर की एक बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। जस्टिस मुनीर की एक बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। एक आमिर अली एंड आमिर अली एंड वुडरॉफ, ये भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ऑथर की बुक है, ये बुक खरीदनी है मुझे। आप लोग अगर कोई जाए कमल की तरफ तो मुझे एक बार प्लीज बताइएगा। मैं सोच रहा हूँ इसके नए वेरिएंट आ जाए तो वो खरीदूं। आमिर अली एंड वुडरॉफ, ये जो बुक है जिस 9950 की है। अभी मुझे नया वाला वॉल्यूम चाहिए, इसमें इसके 4 वॉल्यूम है, वुडरॉफ एंड आमिर अली, सेट ऑफ 4 वॉल्यूम्स। तो एविडेंस सेट का पूरा जो ज्ञान है वो उसमें है। मेरे को बुक पढ़ने की बहुत आदत है सर। इसका जो पूरा वो आ रहा है वो लगभग 8-9 हज़ार रुपए का आएगा। और मेरी हमेशा से हैबिट रही है कि मैं हमेशा बुक से पढ़ूं। तो वुडरॉफ एंड आमिर अली, इट्स ए वंडरफुल बुक। ये मेरे कॉलेज टाइम पे पढ़ी हुई है, मैंने कॉलेज टाइम पे मैंने पढ़ी हुई है ये बुक, एंड इट्स ए वंडरफुल बुक। तो तुम लोगों को पढ़ने की होती है, वो मेरे को पढ़ना है, पढ़ाना तो मुझे वही है, लिमिटेड तुम्हें, लेकिन फिर भी मुझे तो आपसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है इन चीजों के लिए। बटुकलाल, बटुकलाल अवतार सिंह दोनों सही है, सारथी भी अच्छी है। आप पे डिप बस ठीक है, बटुकलाल है तो सफिशिएंट है सर। 10 बुक खरीदने के अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ा जाए, वो ज्यादा फायदेमंद है। मैं एविडेंस में हमेशा बोलता हूं कि बुक्स खरीदने के बजाय, एविडेंस एक्ट के अंदर, कि बुक्स खरीदने के बजाय आप केस लॉस पढ़िए। एविडेंस हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया और आईपीसी हो गया, इनमें आप केस लॉस पढ़िए। लेकिन केस लॉस के साथ में दिक्कत क्या होती है कि हमें सारे केसेस एक जगह कंबाइंड नहीं मिलते। लेकिन बुक्स जो होती है उसमें केस लॉस कंबाइंड होते हैं और उसमें सारी चीजें दी हुई होती है, उसका थोड़ा सा हमें फायदा मिलता है। चलिए, एविडेंस को हम 3 चीजों से समझेंगे। सबसे पहला सवाल है, क्या? एविडेंस को हम 3 से समझेंगे। क्या? What facts need to be proved? क्या तथ्य साबित किए जाने चाहिए? मतलब कौन से तथ्य हैं या क्या तथ्य जिन्हें साबित किया जाना चाहिए? इसका आंसर है कहीं कहीं भी क्या होता है सर, 2 तरह के फैक्ट्स दिए हुए हैं एविडेंस के अंदर। एक फैक्ट दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है सर रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू, सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य। अब मेरा धीरे धीरे हिंदी पे भी कमांड हो रहा है। मैं 1-2 साल पढ़ा दूंगा ना तो मैं हिंदी को फिर सीधे डिक्टेट मारूंगा, फिर बुक्स नहीं देखूंगा। अभी थोड़ा मेरे को बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, कभी कभी कोई शब्द नहीं आता तो 1-2 साल हो जाएगा ना मेरा जिस दिन। विवादक तथ्य नहीं नहीं, सब में आना चाहिए आपको। ना ना, मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ यार। अपने तो ऐसा है कि कोई भेदभाव नहीं हिंदी इंग्लिश के साथ में। जनरली मुझे भी लगता है कि एनएलयू से तो हम भी पढ़े हुए हैं, एनएलयू से तो हम भी पढ़े हुए हैं, हमने वहां पे भी 4 अंग्रेजी में बात करी है। लेकिन हिंदी भी तो यार मातृभाषा है, उसको भी तो सम्मान आना चाहिए। आप क्या जज बन जाएंगे तो क्या आप आपके आपके स्टूडेंट इंग्लिश में वो देंगे? हाँ, चलिए चलिए, बस बात नहीं, बस बात नहीं, अभी सुनिए बात। 2 तरह के फैक्ट्स होते हैं सर, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट या रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू।
सर हम इसको मुख्य तथ्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन फैक्ट, मुख्य तथ्य। बात नहीं सर, इसमें इसमें बात नहीं, बाकी अपने एक्सरसाइज में बात करते हैं, बढ़िया, उसमें कोई मजा नहीं, लेकिन इसमें इसमें मेरा फ्लो नहीं, फ्लो मत बिगाड़ना। एविडेंस में फ्लो आते आते देखिए, जब भी मैं कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, अभी स्टार्ट ही किया है, मैं आपको बता दूं, मेरी आदत होती है सब्जेक्ट को ऐसे स्टार्ट करना और क्लास को यहाँ पे ले जाके छोड़ना। मेरा कोई कप ऑफ टी नहीं है एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एपीओ में आता है वो फालतू सब्जेक्ट, लेकिन पेस बनने दीजिए, अब बात मत कीजिएगा। इसको हम कहते हैं मेन फैक्ट या प्राइमरी फैक्ट। इसको हम कहते हैं रिलेवेंट फैक्ट जो होते हैं, हम इसको कहते हैं सर रिलेवेंट फैक्ट को हम बोलते हैं सर एविडेंशियरी फैक्ट। इसको हम बोलते हैं सर एविडेंशियरी फैक्ट्स। इसको हम बोलते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस फैक्ट। और एक और जो बहुत फेमस नाम है इसका, उसको जो हम कहते हैं वो सर ये है, इसको हम बोलते हैं फैक्टा प्रोवेंशिया। और इसको बोलते हैं फैक्टा प्रोबेंडम। फैक्टा प्रोवेंशिया और फैक्टा प्रोबेंडम, अभी होता क्या चीज है और कैसे समझना है वो समझिए। आपका पूरा केस हमेशा, आपका पूरा एविडेंस हमेशा एक तथ्य को साबित करने में जाता है, और वो तथ्य कौन सा है सर? फैक्ट इन इश्यू। सुनिए, सर ए ने बी को गोली चला के अपने मार दिया। सुनिएगा, ए ने बी को गोली चला के मार दिया एंड ही डाइड ऑन स्पॉट। तो बी का तो सर गेम ओवर हो गया, ही डाइड ऑन स्पॉट। अब मेन जो इशू ये रहेगा, ए हैज इंटेंशन टू किल बी। जैसे ए के पास बी की मृत्यु कारित करने का आशय था, ए हैज इंटेंशन टू किल बी। ये क्या हो गया सर? फैक्ट इन इश्यू, विवादक तथ्य। पूरा का पूरा ट्रायल, पूरा का पूरा विचारण सिर्फ इस तथ्य के आसपास घूमेगा कि ए के पास बी की हत्या, ए के पास बी की हत्या करने का क्या आशय था। ठीक है, आप देखेंगे यहां पे भी डिफरेंस होते हैं विवादक तथ्य के अंदर, फैक्ट इन इश्यू के अंदर, लेकिन मैं अभी उसको नहीं छेड़ना चाहता। लेटर ऑन टॉपिक्स में हम समझेंगे बाकी चीजों को। हमारा सवाल स्टार्ट हुआ है व्हाट फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड। क्या तथ्य साबित होने चाहिए या क्या तथ्य साबित किए जाएंगे? दो तथ्य साबित किए जाएंगे, रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू। सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य। ये विवादक तथ्य है, लेकिन अब बात करते हैं हम सुसंगत तथ्यों की, हम बात करते हैं अब रिलेवेंट फैक्ट की। ए हैज एनिमोसिटी विद बी। ए हैज मतलब उनके बीच में पहले से ही क्या थी सर? गंभीर शत्रुता थी। ये कहां से रिलेवेंट होता था सर? मोटिव। कौन सा सेक्शन है मोटिव का? सेक्शन 8, एविडेंस। आप साबित किसको करना चाहते हो इस बात को? क्या उसकी इंटेंशन थी मारने की? ए हैज एनिमोसिटी, मोटिव। ए हैज यूज्ड कंट्री मेड पिस्टल। भाई ए ने एक
देसी कट्टे का इस्तेमाल किया या देसी बंदूक का इस्तेमाल किया मारने के लिए। सो ही हैज परचेज्ड, ये क्या बताता है सर? प्रिपरेशन, तैयारी बताता ना सर। कहां है प्रिपरेशन? कहां दिया हुआ है? कहां दिया हुआ है प्रिपरेशन? निकालो एविडेंस सेट, देखो कहां दिया है प्रिपरेशन, देखो कहां दिया है। और प्लीज डायरेक्ट लेके आया करो। ललिता कहां दिया है प्रिपरेशन? एट में दिया है। कॉन्फिडेंस से जवाब दिया करो अगर एट में दिया है तो। हाँ कॉन्फिडेंस से बोलो, दबी आवाज में बोलोगे तो फिर मेरे को तुम गलत को भी सही बता दोगे। अगर देखिए सर जवाब दे, कॉन्फिडेंस से दे, गलत ही तो होंगे, पर कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए। तुम दबी आवाज में बोलोगे तो फिर मैं तुमको दिखवा दूंगा कि हाँ देखो ये कहां दिया हुआ है सर, सेक्शन 8 में। ये रिलेवेंट हो गया सेक्शन 8 में। अपन सारे फैक्ट्स मिलके क्या साबित करना चाहते हैं? मान लीजिए एक सी आई विटनेस है, उसने इसको देखा नहीं गोली मारते हुए, लेकिन सी आई विटनेस ने क्या देखा कि ए वॉज रनिंग, वो भाग रहा था, और उसके जो क्लोथ थे ना सर, सारे ए के सारे कपड़े जो थे वो सब खून में रंगे थे। ये जो सी जो एविडेंस दे रहा है, ए ने देख, सी ने देखा, एक आई विटनेस है सी, मुख्य साक्षी है, उसने देखा कि सर वो भाग रहा है, उसके कपड़े खून से रंगे हैं, एक एक कपड़े क्या खून में रंगे हैं। उसने सर बंदूक नहीं देखी, उसने कुछ नहीं देखा। आप बताइए सी का जो बयान है वो एडमिसिबल होगा? क्या सी का बयान लिया जाएगा? क्या सी डायरेक्ट एविडेंस है? अरे सी डायरेक्ट एविडेंस है नहीं है? क्या सी को आप कहोगे कि यार ये तो सर ये डायरेक्ट एविडेंस मानेंगे नहीं मानेंगे इसको डायरेक्ट? बताइए मुझे। आज तुम सब लोगों को बताते हैं एविडेंस का थोड़ा सा गुणगान। शुरुआत है ना एविडेंस के फर्स्ट लेक्चर की। डायरेक्ट एविडेंस है क्या ये? अरे है या नहीं है? मैं तो ऐसे डायरेक्ट देख रहा हूँ। डायरेक्ट एविडेंस क्यों नहीं है? आप क्या उसको प्रत्यक्ष साक्षी कहोगे नहीं कहोगे? ये डायरेक्ट विटनेस है या नहीं है? सेक्शन 60 निकालिए। अरे जल्दी 60 निकालिए, बात नहीं, सेक्शन 60 देखिए। 60 क्या इसने खुद ने नहीं देखा अपनी आंखों से उसको भागते हुए? मारकर, अरे कुछ भी देखा उसने, भागते हुए देखा, इसमें खून में कपड़े संगे हुए हैं। क्या ये ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट नहीं बताता? इसका स्टेटमेंट, क्या इसका स्टेटमेंट उसका पश्चातवर्ती आचरण नहीं बताता घटना होने के बाद? तो ये रिलेवेंट होगा नहीं होगा? सी ने देखा है, देखा नहीं देखा? सी ने डायरेक्ट भागते हुए देखा है उसे, तो ये रिलेवेंट होगा नहीं होगा? अरे होगा ना, नहीं होगा। और 60 क्या बोलता है? सेक्शन 60 पढ़िए। सेक्शन 60 ऐसे बोलता है, इसका दूसरा पैराग्राफ देखिए 60 का। इफ इट रेफर्स टू द फैक्ट which could be seen, it must be evidence of witness who says he saw it। मतलब अगर कोई साक्षी वो किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में अगर वो बात कर रहा है, तो वो ऐसे साक्षी का साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा है। डायरेक्ट देखा है सर, डायरेक्ट ही देखा है ना इन्हें, तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं हुआ, नहीं हुआ, प्रत्यक्ष साक्षी हुआ नहीं हुआ? और बैलिस्टिक रिपोर्ट, बैलिस्टिक रिपोर्ट बताती है कि जो ए के पास जो गन मिली है वो मैच कर रही है बी की बॉडी से। ये रिलेवेंट है या नहीं है? कौन से सेक्शन में रिलेवेंट हो जाएगा? हाँ जी 45 ए में क्यों? 45 में होगा ना एक्सपर्ट। चार चीजों के लिए, अरे 45 निकालो यार तुम लोग, बहुत स्लो, बहुत फुर्ती से काम करना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं काम नहीं चलेगा। फोर्टी फाइव निकालिए। दीज आर नॉट क्लासेस, ये क्लासेस आपको ना देखिए एक कितना ही चेंज हो जाए,
दिस क्लासेस वुड हेल्प यू सर्टेनली टिल द एंड। अब बताइए 45 में है या नहीं है? किस किस चीज के लिए है सर? चार चीजों के लिए आप ले सकते हो एक्सपर्ट। कौन कौन से? फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट और आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग या फिंगरप्रिंटिंग। तो चार लोगों की चार चीजों के ले सकते हो। तो सर ये बैलिस्टिक रिपोर्ट साइंस कहलाएगी नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। और बताइए क्या क्या रिलेवेंट फैक्ट और हो सकते हैं? हाँ, इसमें और क्या हो सकता है कि और क्या रिलेवेंट फैक्ट हो सकते हैं? और क्या हो सकता है? वो तो खरीदी ना, कंट्री मेड पिस्टल खरीदी उसने, प्रिपरेशन करी। और क्या हो सकता है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया, प्रीवियस कंडक्ट हो गया, मोटिव प्रूव हो ही गया। तो मतलब ये सारे फैक्ट सफिशिएंट हैं इस तथ्य को साबित करने के लिए कि उसके पास इंटेंशन थी उसको मारने की, और उसी ने मारा है। सफिशिएंट एविडेंसेस है, इसको हम कहते हैं फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य। और जो भी चीजें आती है वो सब क्या है सर? रेलेवेंट फैक्ट है। फैक्ट इन इशू हमारा मेन फैक्ट है। अब वापस आ जाते हैं अपने इस वाली कहानी पे जो मैं लिख रहा था। सर हमारा सवाल स्टार्ट होता किससे? तो क्या सर कौन सा फैक्ट साबित करना है कोर्ट में? फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट दोनों ही साबित करना है कोर्ट में, दोनों साबित करना है कोर्ट में। ये मेन फैक्ट है विवादक, ये मेन फैक्ट है, प्राइमरी फैक्ट है, ये सब सेकेंडरी फैक्ट है, ये एविडेंशियरी फैक्ट है। ये बात समझ में आई? अरे ये पॉइंट समझ में आया तो हम आगे बढ़े। देखिए आसान है एविडेंस एक्ट। अब थोड़ा सा मेरे को स्ट्रिक्टली पढ़ाना पड़ेगा इसको आपको क्योंकि एक्साइज की मस्ती से भी तो बाहर निकालना पड़ेगा ना एक्साइज की भी अपनी मस्ती है, उसी से तो टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को। हो जाएगा, कोई बात नहीं। मजा मंजिल में नहीं है, मजा सफर में है, रास्ते में है। तुमको ये बात समझ में आएगी कुछ समय के बाद आएगी। जब तुम जज बन जाओगे तब तुम समझ में आएगी, जब तुम एपीओ बन जाओगे तब समझ में आएगी कि मजा इस मंजिल में नहीं था, मजा वो था जो क्लास में सर के साथ पढ़ने में आता था। एंड यू वुड मिस दैट थिंग थ्रू आउट द लाइफ। अब जीवन भर उसको मिस करते हो। अभी स्कूल में कोई मास्टर अच्छा पढ़ाता तो उसको आप मिस करते हो कि यार कानून तो वही है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, पहला सवाल तो क्या हो गया? व्हाट फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड? व्हाट फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड? ऐसा, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे भी तो होंगे ना। व्हाट से? व्हाट फैक्ट्स नीड नॉट टू बी क्या ऐसे तथ्य हैं जिन्हें साबित नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाता या नहीं किया जाना चाहिए, जो भी आपको बोलना है उसको इंटरप्रेट। सर है या नहीं ऐसे तथ्य बताइए? और नहीं है क्या? प्रिजम्पशंस भी तो हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। यहां तक ये कहानी समझ में आ गई ना, पहले वाली की तो कहानी। अब दूसरी कहानी सुनिए। व्हाट फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब कौन से तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कोर्ट के अंदर। आप साबित मत करिए, इट विल रिजोल्व। सर कुछ एविडेंस में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं उनको साबित नहीं करना। उदाहरण एक जो लास्ट है वो क्या है सर? एक और है, एक और चीज है सर।
बताओ क्या है? एक और चीज है सर। अरे जुडिशियल कन्फेशन को साबित करना पड़ता है ना सर, साबित क्यों नहीं करना? बोल दे कल को कि वॉलेंटरी एलिमेंट नहीं था इसमें, कल तो बोल सकता ना कि वॉलेंटरली रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। हाँ, बोल दे वो, साबित कर क्या। एक और चीज है सर, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या है सर वो, बताइए। नहीं, जजमेंट को साबित करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। वो तो 56 में आ जाएगा ना, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड में, ये तो इसमें आ ही जाएंगे। अरे वो सब ठीक है, एक और फैक्ट है, दिमाग लगाओ, एविडेंस को एक बार खोलो डायरेक्ट, देखो कहाँ पे कुछ तो दिया होगा जिसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो आ गया ना 56, 57, 58। एक और चीज है, मेरे को तो नाम पता है उसका, पर मैं आ चाहता हूँ आप देखो, देखो डायरेक्ट देखो, ऐसा कौन सा फैक्ट है जिसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है न्यायालय के सामने? हम्म, वो तो प्रिजम्पशन में आ गया ना, प्रिजम्पशन में तो मे शेल कंक्लूसिव तीनों में आ गए, उपधारणा में तो तीनों आ गए ना, कर सकेगा, करेगा, और वि निश्चयात्मक, क्या कहते हैं, वि निश्चयात्मक तथ्य, निश्चयात्मक तथ्य भी आ गए कंक्लूसिव। हाँ वो भी सब भी वो तो आ चुके हैं इसमें अंदर। बताओ। बताइए क्या होगा? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। विशेषाधिकार में दी गई सूचना, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। क्या होता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन? कैन एनीवन एनीवन टेल मी क्या है प्रिविलेज कम्युनिकेशन? आप नहीं, आप यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सो मेनी टाइम पीरियड, आप बताइए। अभी आरजेएस होने में महीना ही निकला है जी। देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको इसके बारे में जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन जनरली बता देता हूं मैं कि इसमें दो शब्द हमें पढ़ने को मिलेंगे। एक तो सर है कंपेल, दो शब्द हम इसमें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे कंपेल और एक पढ़ेंगे परमिट। दो शब्द पढ़ेंगे इसमें, मतलब अगर आप देना भी चाहें तो भी न्यायालय नहीं लेगा, उसको कहते हैं परमिट। अगर आप, और न्यायालय आपसे जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि चल साक्ष्य दे, उसको लेकिन कंपेल, न्यायालय आपको विवश नहीं कर सकता। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, जैसे शादी के टाइम हस्बैंड वाइफ का जो कम्युनिकेशन है, कोर्ट ये कभी नहीं पूछेगा कि आपके पति कहाँ से सामान लेके आते हैं, कहाँ से चोरी करके लेके आते हैं, आपको क्या क्या वो राज बताते हैं। कोर्ट कभी इसके लिए तो परमिट करेगा, अगर महिला खुद भी देगी तो भी कोर्ट मना कर देगा, नहीं नहीं मैडम नहीं चाहिए एविडेंस में हम। मतलब यहाँ पे जो तथ्य दिए गए न्यायालय कभी उनको साबित नहीं करने के लिए कहेगा। जैसे मान लीजिए आप जज है और कल को आपने कोई ऑर्डर दे दिया जो आपको ठीक लगा, कोर्ट में अफवाह उड़ गई कि इन्होंने पार्टी से, आप पार्टी किसी पार्टी से मिल लिए हो, तो वो आप तो आप उस कम्युनिकेशन जो है आपका वो प्रिविलेज है, कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आपने जजमेंट क्यों दिया। समझ में आई बात? मान लीजिए मैं यहाँ पे अपनी कोचिंग चलाता हूँ, कल को मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, एक बच्चे का एडमिशन फॉर्म है, उस वो बच्चा क्या चाहता है सर, उस एडमिशन फॉर्म पे क्लेम करके मुझे फीस वापस चाहता है, क्योंकि मेरे पास उसका एडमिशन फॉर्म है। कल को मान लीजिए मैं ऑफिस में बैठा था, फिर तो वॉशरूम के लिए नीचे आया, 2-5 मिनट ऑफिस का गेट खुले रहता है अपना,
तो बच्चा अंदर आया, फॉर्म निकाल के वापस ले गया और कोर्ट में जाकर उसने जमा करा दिया। कोर्ट नहीं लेगा उसको जब तक कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट की उस पर साइन ना हो कि मैं इसको दे रहा हूं। कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस होते हैं जिसको कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप मजिस्ट्रेट हो, या फिर आप पुलिस ऑफिसर हो, या फिर कस्टम ऑफिसर हो, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से आ रही है, आप अपने मुखबिर का नाम नहीं बता सकते। और ये सर्टेन कम्युनिकेशंस को रिस्पेक्ट दी जाती है। ये सब प्रिविलेज कम्युनिकेशन में है। अपना कागज का वो कहा गया, अपना वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है। दूसरा है सर प्रिजम्पशन। सर ये होते हैं मे, शैल और कंक्लूसिव। उपधारणा कर सकेगा, करेगा और करेगा, कर सकेगा और निश्चयात्मक सबूत या निश्चयात्मक तथ्य, जो भी आप कहना चाहें। सेक्शन 56, 57, 58 क्या होते हैं सर? जैसे मान लीजिए आप लिमिटेशन का केस लगा हुआ है, लिमिटेशन परिसीमा का। आपने बोला कि सर मैं संडे को केस नहीं फाइल कर पाया था इसलिए मैं मंडे को आया हूं। और सेक्शन 4 भी ये बोलता है कि आपके पास में अगर मान लीजिए परिसीमा काल का अंतिम जो दिन है, मतलब लिमिटेशन पीरियड का जो लास्ट डे है, अगर वो संडे आ रहा है तो आप मंडे को केस फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए कोर्ट बंद हो गया किसी भी वजह से, उस दिन जल्दी बंद हो गया, तो आप नेक्स्ट डे आके अपना कोर्ट सूट फाइल कर सकते हैं। समझना बात। अब न्यायालय में जाके आपको साबित करने की जरूरत नहीं है कि सर उस मान लीजिए उस तारीख को 5 तारीख थी, तो आप ये साबित नहीं करोगे जाके कि 5 तारीख को सर देखो रविवार था, संडे था इस दिन। कोर्ट उस मामलों में बहस नहीं करेगा। ठीक है। 57 में एक लिस्ट प्रोवाइड की है जहां पे लिखा हुआ है उसने कि पब्लिक हॉलीडे हो गए, ये सब कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए रामनवमी की छुट्टी आ गई, अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि उस दिन छुट्टी है। आपने कोर्ट को बोला सर डेट वाज हॉलीडे, नहीं आए थे। कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि आप उसको साबित करो। 56 ये बोलता है कि अगर कोई भी चीज जुडिशियल नोटिस में है, मतलब न्याय के सामने कोई भी चीज है, तो न्यायालय आपको ये नहीं कहेगा कि उसको साबित किया जाए। और 57 में एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से फैक्ट्स जो जुडिशियल नोटिस में माने जाएंगे। 58 बहुत अच्छा सेक्शन 58 निकालिए सर। अरे मेरा फेवरेट सेक्शन है 58। वैसे मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ऐसे तो मेरे बहुत ही फेवरेट है, लेकिन एविडेंस का जो सबसे अच्छा सेक्शन मेरे को लगता है ना, मैं अपने दिल से बताऊं, 92। उसको पढ़ाने में जो मजा आता है, उसके इलस्ट्रेशंस, अगर किसी को पता हो तो इसमें से एविडेंस पढ़ा है, उसके इलस्ट्रेशंस 2 दिन लेते हैं। सिर्फ इलस्ट्रेशंस 2 दिन तक पढ़ाता हूं मैं। वो सेक्शन 3 दिन में खत्म होता है। तुम इट वुड बी वेरी फन, लेकिन मैं यहाँ पे 40-50 दिन ही पढ़ाऊंगा। देखो कितना डीप में जाता हूं मैं। मेरी इच्छा है कि थोड़ा डीप में पढ़ाया जाए, लेकिन फिर फाउंडेशन बेच में क्या मिलेगा फिर बच्चों को? फाउंडेशन में आ जाओ फिर, और क्या, ले लीजिए एडमिशन, दोबारा बोल दीजिए हल्ला। तो एविडेंस में अराउंड 80 लेक्चर्स में लूंगा फाउंडेशन में, बट यहाँ तो अपने 40-50 ही लेक्चर होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एपीओ में उतना ही पढ़ाओ जितना जरूरत है। तो सेक्शन 58 एक बात बोलते हो, सुनिए। मान लीजिए ये बोलता है अगर कोई भी फैक्ट एक बार एडमिट कर लिया है, मान लीजिए कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट जिसको एक बार एडमिट कर लिया है, तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, मैंने प्लेंट लगाई थी वाद पत्र, इसमें मैंने 4 पॉइंट रेज किए थे। सुनिएगा सर, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की सामने वाली पार्टी ने, उसने 1, 2
और 4 का रिप्लाई किया, उसने 3 का रिप्लाई ही नहीं किया। इसका मतलब क्या कि उसने वो फैक्ट एडमिट कर लिया, उसने मान लिया, मतलब रिप्लाई नहीं किया तो मतलब ही एक्सेप्टेड इट। सेक्शन 58 बोलता है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। लेकिन सर अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि जो रिटर्न स्टेटमेंट जो फाइल किया है, मान लीजिए एक बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोर्ट की नॉलेज नहीं है, कोर्ट के प्रोसीजर को नहीं जानता है, मान लीजिए इसने जो एडवोकेट किया है, इसका जो एडवोकेट है और ये जो एडवोकेट है, ये दोनों अगर मिल जाएं और बोले कि हम जान करके क्या करेंगे, उसके रिटर्न स्टेटमेंट में इसका जवाब नहीं लिखेंगे, दोनों एडवोकेट मिल जाएं और दूसरी पार्टी जो है ये प्लेंटिफ जैसे पैसा खा ले, खा सकते नहीं खा सकते? क्योंकि आपने तो लिख दिया एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। इससे बचने के लिए एक प्रोवाइजो भी दिया हुआ है, नीचे पढ़िए एक प्रोवाइजो, और यही प्रोवाइजो जो है वो वहां पे भी दिया हुआ है, ऑर्डर 8 रूल 5 का प्रोवाइजो, ये सेम ऑर्डर 8 रूल 5 में भी दिया हुआ है, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्रोवाइजो में, पढ़ के बताओ, वो लिखा क्या है वो बताओ। तो न्यायालय अगर चाहे तो पार्टी को बोल सकती है कि चलो साबित करो, हाँ चलो साबित करो, तुमने तुमने बोल दिया ना कि ये एडमिटेड है, चलो चलो तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 साबित किया जाए कोर्ट के सामने, लाओ। जजेस का पावर सिर्फ ये नहीं है कि आओ अपने सुबह 9 बजे गए 8 बजे गए, इस पोस्ट की ग्रेविटी को समझिए आप। जिस दिन आप उस जज की पोस्ट की ग्रेविटी को समझेंगे ना कि आप कितने लोगों की लाइफ इंपैक्ट कर सकते हैं अपने जजमेंट ऑर्डर डिसीजन से, तो आप उसकी तैयारी को सीरियसली करेंगे और दिमाग पे वो प्रेशर लेके करेंगे। अरे आरजे सब बनना चाहते हैं, लेकिन वो आग नहीं है, वो स्पार्क नहीं है बच्चों में। जब तक वो आग नहीं लेके आओगे ना एपीओ बनोगे ना आरजेस बनोगे, कुछ नहीं बनोगे। तो प्लीज वो स्पार्क लेके आइए बनने की। आरजेस की पोस्ट ऐसी नहीं है कि आए सुबह 10 बजे आते और शाम को 5-6 बजे अपनी चले गए और मंथ के 1 तारीख को इंतजार करे सैलरी आने वाली है। आरजेस की सैलरी 31 को आ जाती है, 1 को नहीं आती है, ठीक है ना। आप एक सैलरी का इंतजार करोगे कि सैलरी आनी है, सैलरी आनी है। अब ये सब करना है तो सर कुछ अच्छा काम कीजिए जिंदगी में, गेट ए लाइफ। लेकिन अगर आरजेस बनने का सोचा है तो जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच लेके आओ लाइफ में, कि आप जस्टिस सर्व करो और सोसाइटी के लिए 4 अच्छे काम करो। उस पद की सेवा होनी चाहिए। किस पोस्ट पे सर्विस नाम होता है, RSIS इनके अलावा जुडिशली में ना, लाइसेंस जुडिशियल सर्विस। सेवा सेवा वाले उद्देश्य से आप आएंगे तो आप कुछ पाएंगे, अगर मेवा खाने के उद्देश्य से आएंगे तो फेल होके जाएंगे। ये तो राइमिंग हो गई। लेकिन द थिंग इज यू हैव टू बी वेरी मैच्योर फॉर दैट पोस्ट। तो वो करे ना करे, लेकिन आपको एनेबल किया है, आपको बीइंग ए जज आपको प्रोविजंस ने सशक्त बनाया है, एनेबल किया है कि आप अपनी पावर्स का यूज करके अन्याय को रोक सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो तुम्हारी मर्जी, फिर तुम अन्याय को रोको या अन्याय करो। और यही बात वहां पे भी लिखी हुई है ऑर्डर 8 रूल 5 के प्रोवाइजो में। ऑर्डर 8 रूल 5 देखना जाके, सेम लाइन लिखी हुई है, नो इफ नो बट। दिखा देता हूं, तुम जाके देखोगे नहीं मुझे पता है, तुम भूल जाओगे क्योंकि बिजी रहते हो ना तुम लोग, धंधे चलते हैं बहुत सारे, अपने समुद्र में जहाज चल रहे हैं। तो वो स्पार्क नहीं आएगा ना, मुश्किल। देखिए साफ ही लिखा हुआ है, इवन द एडमिटेड फैक्ट्स में नॉट बी ट्रीटेड टू बी एडमिटेड। कोर्ट बोल रहा है जजमेंट में, अभी कोई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, अपने यहाँ पीडीएफ ओपन नहीं होता, अगर मैं इसको दिखा दे इसको, मैं कोर्ट ही कह रहा है कि इवन दो फैक्ट एडमिटेड फैक्ट में नॉट बी ट्रीटेड एज एडमिटेड। अगर किसी ने एडमिट भी कर लिया है तो भी उनको
उनको एडमिटेड की ट्रीट मत करो। कोर्ट के पास में क्या है, स्टिल इन इट्स डिस्कशन ऑफ द कोर्ट में रिक्वायर द दोस फैक्ट्स टू बी ट्रू। कोर्ट बोल सकता है कि चलो साबित करो, नहीं मानते हम, आ जाओ साबित किया जाए। ये सेम प्रोविजन दिया भाई, मैं आपको बता देता हूँ आपके, हाँ हाँ हाँ, ये सब पे लागू होता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार, अगर ये बैरेक्ट ही खुला गया तो, क्योंकि पता नहीं बैरेक्ट चाहिए मुझे जी, बैरेक्ट। अरे सीपीसी यहाँ रखी, तो मुझे ऐसे दिखाऊंगा, मेरे को तो पता ही है। छोड़िए, जाके देख लेना, इसमें शायद ओपन ही नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। ऑर्डर 8 रूल 5 बहुत वो है, फेमस है, इसलिए निकल नहीं पा रहा। बाकी कोई फालतू सा प्रोविजन होता है ना तो 2 मिनट में आ जाता है। इसके ऊपर तो 10 रूलिंग 10 जजमेंट्स आ गए, मेरे को 10 स्क्रॉल करना पड़ेगा पेज, आप खुद देख लीजिएगा ऑर्डर 8 रूल 5 में जाके। कल मैं पढ़ाऊंगा हु विल प्रूव द फैक्ट्स। अभी तो सर किसका जवाब दिया हमने, वोट का। अब कल देंगे तो तथ्य को साबित कौन करेगा। द क्लास विल बिगिन फ्रॉम टुमारो फ्रॉम 2। ठीक है, एविडेंस ठीक लगा आज का लेक्चर आप लोगों को?